ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग मेरा महरम इश्क लवर्स हैं। काफ़ी सारे तो इसके सीज़न 3 का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये खबर सिर्फ मेरा महरम इश्क रीडर्स के लिए है। जिन्हें नावल पीडीएफ में चाहिए हो मुझसे रब्ता करें। मेरा महरम इश्क सीज़न 1 और 2 दोनों का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और जितने लोग पीडीएफ लेंगे इस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं सीज़न 3 लाऊं या नहीं। तो जिससे मेरा महरम इश्क दोनों सीज़न पीडीएफ में चाहिए वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। मेरा महरम इश्क का सीज़न 1 चूँकि इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बन चुकी थी और किसी ने खुद ही बनाकर गूगल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मैं पहला सीज़न आपको बिल्कुल फ्री दूँगी। क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे उसके पैसे दें तो वो आप सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन सीज़न 2 का पीडीएफ मैं खुद बनवा रही हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को फ्री लिख कर देती हूँ। कभी कोई डिमांड नहीं की। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरा महरम इश्क सीज़न 2 का पीडीएफ रेट 500 है। इसके साथ आप लोगों को सीज़न 1 फ्री मिलेगा। सीज़न 2 आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो जो मेरा महरम इश्क के लवर्स दोनों सीजन्स एक साथ पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें। तो जी, अब आते हैं राज आंखें तेरी रीडर्स की तरफ। तो बिल्कुल राज आंखें तेरी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मगर एक ट्विस्ट ये है कि राज आंखें तेरी की लास्ट एपिसोड से पहले उसका पीडीएफ बन जाएगा। तो जो राज आंखें तेरी पीडीएफ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही ऑफ़र है। राज आंखें तेरी का पीडीएफ प्राइस 500 रुपये है, मगर चूँकि किस्मत नावल पहले से अपलोड है इसलिए मैं राज आंखें तेरी का सीज़न 1 जो कि फ़ेसबुक पर नहीं मौजूद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। सो बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और दोनों नॉवेल्स इंजॉय करें। पीडीएफ हासिल करने का तरीका ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आपने 500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के फ़ौरी बाद दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। नॉवल मेरा महरम इश्क, किस्त नंबर 37, मुसन्फ़ा महरनूर। रिश्तों पर कोई समझौता नहीं। हेज़ल की आंखों से बहुत ज़ब्त के बावजूद भी आंसू निकलते गए। वो एक झटके से सोफे से उठी और मशल के पीछे जाकर खड़ी हो गई। इन तीनों ने कुछ हैरत से हेज़ल की हरकत देखी। मैं बता रही हूँ, ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। मुझे तो बस दिन चाहिए, मैं हेज़ल को अपनी बहू बनाकर ही जाऊँगी। अब मशल का दिल चाहा वो इनका मुंह तोड़ दे। सब खामोश हो गए और ये खामोशी मेहमानों को चुभ रही थी। ये नामुमकिन है, मेरी बहन के नाम के साथ अपने बेटे का नाम ना लगाएं। मशल कुछ गुस्से से मजबूत लहजे में ऊंची आवाज़ से बोली। आलिया बेगम को मशल एक आंख ना भाई। अरे तुम होती कौन हो, सालों बने रिश्तों को तोड़ने वाली। मशल के तो अंदर बाहर आग लग गई। मैं असलाम शाह की बीवी हूँ और हेज़ल की बड़ी बहन। मशल की बात पर आलिया बेगम का पारा चढ़ा। आय हाय अमीना भाभी, आपकी बहू तो बड़ी बदमिजाज है। शावेज़ एक झटके से उठ खड़ा हुआ। बस बहुत लिहाज कर लिया मैंने आपका, खबरदार अगर आपने मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शावेज़ अपने असली अंदाज में गुस्से से गिर जा। आज़म साहब ने उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया तो वो खामोशी से बैठ गया। नहीं, मुझे बताओ मैं गलत ही क्या कह रही हूँ। शादी तो होनी है ना एक दिन, तो फिर मुझे दिन दे दो ताकि मैं अपने अरसलान की बारात लाऊं और हेज़ल को बहू बना कर ले जाऊं। मशल के गुस्से का तो पारा हाई हो रहा था। आखिर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा था। हेज़ल तो वैसे ही पत्थर बनी रह गई। मैं कह चुकी हूँ कि यह नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मशल ने दोबारा खामोशी को तोड़ा। अली बेगम ने तो गुस्से से हाथ का मुक्का बनाकर टेबल पर मारा। आखिर क्यों नामुमकिन है? क्योंकि वो मेरी बीवी है। बालाज की गजदार आवाज़ लाउंज में गूंजी। सबके चेहरे फ़ौरन लाउंज के दरवाजे की तरफ गए, जहाँ लाल भंबू का चेहरा लिए बालाज शाह खड़ा था। वो कदम कदम चलता इनके करीब आने लगा। हेज़ल को अपनी जान जाती महसूस हुई। हेज़ल मेरी बीवी है, इसका सिर्फ एक रिश्ता है और वो है बालाज शाह की बीवी होना। वो इतने गुस्से से बोला था कि हर फर्द की ज़बान तालू से चिपक गई और वो तीनों माँ और बच्चे बेयकीनी से बालाज को देख कर रह गए। हेज़ल का जिस्म कपकपाहट का शिकार हुआ। फ़ौरन मशल के पीछे से बाहर निकल बालाज की तरफ आकर इसके पीछे छुप गई। बालाज का बस न चला सारी दुनिया को आग लगा दे। आलिया बेगम तो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आय हाय, क्या बकवास कर रहे हो। हेज़ल अरसलान की मंग है और तुम्हारी मंग सारा है। तुम लोग मेरे दोनों बच्चों के साथ ये सलूक नहीं कर सकते। वो तो जाहिल औरतों की तरह गुस्से से गिर गई। हेज़ल ने बालाज की शर्ट को कमर से मुट्ठी में भेजा। उसके बाजू से चिपकी बहुत बुरी तरह कांप रही थी। अगर अब एक और बार आपने मेरी बीवी का नाम इस शख्स के नाम के साथ जोड़ा तो मैं आपको अगला लफ्ज़ अदा करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वो इतने सर्द लहजे में धाड़ा के हेज़ल कांप कर पीछे हटी।
مشل شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سارا اور ارسلان کا حال تو ایسا تھا جیسے کسی نے جسم سے جان نکال دی ہو۔ یہ تم لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم لوگوں نے اس کا نکاح کر دیا۔ پہلاج تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ پہلاج شاہ کے چہرے پر واضح غصے کے تاثرات تھے۔ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ اپنی بیٹی کے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ وہ میری منسوب ہے، نہ ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسے یہ خواب دکھائیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا کہ سب جو اب مجھ سے شکوا کر رہی ہیں؟ اور عالیہ بیگم اس کا لہجہ دیکھ کر رہ گئیں۔ ہیزل کمرے میں جاؤ۔ مگر وہ ایسے ہی کھڑی رہی۔ باراج نے غصے سے ہیزل کو پیچھے سے نکال کر سامنے کیا۔ پہلاج شاہ بھی کہ ابھی اسے طلاق دو۔ الفاظ نہیں پگھلتا وہ سیسا تھا جن سب کے کانوں میں انڈیلا۔ عالیہ بیگم نے تو ہیزل کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ اس کی ساری ہستی ملیا میٹ ہو گئی۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا آپ کا؟ مشل غصے سے گرجی۔ عالیہ بیگم پرسکون تھی۔ تم خاموش رہو لڑکی، جب دو بڑے بات کر رہے ہوں تو بچوں کو بولنے کا جواز نہیں بنتا۔ ہاں تو پہلاج شاہ، ابھی کے ابھی ہیزل کو طلاق دو تاکہ میرے دونوں بچوں کی شادی ہو سکے۔ ہیزل کی ہچکیاں لانچ میں گونجنے لگیں۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور پہلاج کے سینے سے لپٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے بس نفی میں سر ہلا رہی تھی اور ان دونوں بہن بھائیوں کو کسی نے آگ کی بھٹی میں پھینک دیا۔ سارا کا دل چاہا ہیزل کی جان لے لے، تو وہیں ارسلان شاہ کا خون کھول رہا تھا۔ پہلاج کا سارا غصہ اس کے سینے سے لگتے ہی ختم ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ہیزل کے گرد حصار باندھا۔ سب سے پہلی بات، آپ میری بہن سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی۔ وہ کوئی دودھ پیتی چھوٹی بچی نہیں کہ ایک شادی شدہ لڑکی اور اس حویلی کی سب سے بڑی بہو ہے۔ بالاج نے کچھ تحمل اور مضبوط لہجے میں بات کی۔ مشل شاہ نم آنکھوں لیے بالاج کو دیکھ کر رہ گئیں۔ اسے بے ساختہ اس بھائی پر پیار آیا۔ دوسری بات، آج اور ابھی سے میں بالاج شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ بالاج کے الفاظ ادا کرنے کی دیر تھی، مشل کا دل کانچ کے ٹکڑوں کی طرح ٹوٹا اور ہیزل کی جان نکل گئی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اسے لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ بالاج شاہ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس شخص کے بنا مر جائے گی۔ ہیزل اپنی خاموشی توڑو۔ اگر آج تم کچھ نہیں بولی تو تم تباہ ہو جاؤ گی۔ وہ صرف سوچ ہی سکی۔ وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ اس نے کوشش کی مگر قوت گویائی چھین لی گئی۔ وہ جانتی تھی اس حویلی میں یہی دستور ہے، بچپن سے جو رشتہ طے ہو جائے وہ ساری زندگی ایک لڑکی کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے۔ اس کا جسم ساخت ہو چکا تھا۔ اس نے بہت زور سے اپنا چہرہ بالاج کے سینے میں چھپایا۔ وقت آ گیا تھا ہیزل کی زندگی برباد ہونے کا، اور اس کے سینے سے لگی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ بالاج دو پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ ان تینوں کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لاؤنج میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ پھر بالاج کی آواز ابھری، میں بالاج شاہ اپنے پورے ہوش حواس میں ہیزل شاہ، اور بس اس سے زیادہ وہ سن نہیں سکتی تھی، اور بالاج کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ اس کے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ میں ہیزل بالاج شاہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ صرف میری تھی اور میری ہی رہے گی۔ بالاج کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور عالیہ بیگم کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ بالاج نے محسوس کیا اس کی پکڑ ڈھیلی ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی ہیزل کا چہرہ سامنے کیا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ بالاج شاہ کی جان نکل گئی۔ ہیزل آنکھیں کھولو، ہیزل کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا گال تھپا پاگلوں کی طرح چیخا۔ عالم فوراً اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، اس کی نبض ٹٹولی۔ ہیزل کیا ہوا ہے؟ بالاج مسلسل اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ مشل بھی فوراً اس کی طرف بھاگی۔ ندا بھاگتی ہوئی پانی لائی۔ مشل نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ مسلسل اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے کی وجہ سے ہیزل نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں کھلتا دیکھ بالاج کی جان میں جان آئی۔ اسے کمرے میں لے کر چلیں۔ مشل کی بات سن کر بالاج نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اوپر کمرے کی جانب بڑھا۔ عالم وہی غصے سے چکر کاٹنے لگا اور مشل کا دل چاہے اس عورت کی جان لے لے۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا آپ کا؟ آپ میری بہن کا ہنستا بستا گھر جانے والی تھی۔ یہ بات سوچ بھی کیسے لی آپ نے کہ بالاج بھائی سے چھوڑنے کا سوچیں گے بھی؟ عالیہ بیگم کچھ بھی پل خاموش رہیں۔ ٹھیک ہے، ہم رشتے بدل لیتے ہیں، حالہ کو میری بہو بنا دو۔ پگھلتا ہوا سیسا حالہ کے کانوں میں انڈیلا گیا۔ وہ اچانک خوفزدہ ہوتی نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ نامحسوس انداز میں عالم کے پیچھے چھپی اور ندا تو فوراً شاویز کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ عالم نے صاف حالہ کے کپ کپاتے جسم کو محسوس کیا۔ بس بہت ہو گیا، یہ کوئی کھلونوں کی دکان نہیں ہے کہ ایک میسر نہ آیا تو دوسرا لے لو۔ عالم غصے سے گرجا۔ پہلی بار عالم نے اتنے غصے سے کسی سے بات کی تھی۔ بڑے کسی بھی شخص میں ہمت نہ ہو سکی کچھ بھی بولنے کی۔ عالیہ بیگم نے میٹھی چھڑی بننے کی کوشش کی۔ دیکھو بیٹا، رشتے تو خاندان میں ہی ہونے چاہیے نا، اور میری بیٹی سارا اتنی خوبصورت ہے، تمہارے ساتھ اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ عالم تو پہنچا کر رہ گیا۔ وہ پہاڑ جو کچھ دیر پہلے ہیزل پر گرا تھا، اب وہی پیار حالہ پر گر رہا تھا۔ عالم کی گرے آنکھیں خون چھنکانے لگی۔ آپ کا واقعی دماغ خراب ہے، جا کر کسی ہاسپٹل سے علاج کروائیں۔ آپ کی بیٹی سے شادی کرنے سے اچھا ہے مر نہ جاؤں۔ عالم نے طنزیہ لہجے میں طنز کا تیر چلایا۔ آئے ہائے، کیا تم لوگوں کے یہاں بچے ہی بات کرتے ہیں؟ تم سب لوگ کیا منہ میں ہی دہی جما کر بیٹھے ہو؟ کچھ کہتے کیوں نہیں اب بچوں کو؟
आलिया बेगम ने सब बड़ों को मुखातिब किया। कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि हम अपनी बहनों को इनसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, और हाला की तरफ इन आपके बेटे ने नज़र उठाकर भी देखा तो इसकी आंखें फोड़ दूंगा। आलम इतने सर्द लहजे में चबा चबा कर अल्फाज अदा किए कि मशल के चेहरे पर मुस्कुराहटों के रंग बिखर गए। निदा चलो ऊपर, इन जैसे मेहमानों के साय से भी दूर रहना चाहिए। यह सुनना था कि निदा फ़ौरन भाई की बात पर अमल करती ऊपर भाग गई। आलम ने हाला का हाथ पकड़ा और हाला बेयकीनी और हैरत से इस मेहरबान शख्स को देख कर रह गई। हमारी हवेली की बेटियाँ इतनी अर्जा नहीं है कि इन्हें किसी बैल की तरह किसी भी कोंटे से बांध दें। चलो हाला, तुम्हें इन सब के सामने आने की ज़रूरत नहीं। वो इसीलिए सीढ़ियाँ चढ़ गया और हाला के सारे आंसू थम गए। वो बेयकीनी से अपना हाथ आलम की मजबूत गिरफ्त में देख कर रह गई। वो इसकी खातिर खड़ा लड़ रहा था, वो इसकी हिफाजत कर रहा था, और ये वो वक्त था जब हाला शाह का दिल बगावत कर गया। पलाश ने हिजल को इसके कमरे में लाकर बेड पर लिटाया। उसका दिमाग माफ हो गया था, वो नींद बेहोश हुई थी। बालाज ने फ़ौरन साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर हिसल के मुंह से लगाया, मगर वो बेहिस्सो हरकत हो गई थी। हिसल, पानी पियो। बालाज ने उसे झंझोड़कर उसके जिस्म में हरकत हुई। उसने इतनी ज़ोर से गिलास को हाथ मारा कि वो सीधा नीचे नरम कालीन पर जा गिरा। बालाज ने कुछ हैरत से ये देखा। दूसरे पुलिस ने बालाज की शर्ट को गिरबान से पकड़ा। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों? वो पागलों की तरह चीखी। बालाज ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में नरमी से पकड़े। हिसल, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बहुत नरमी से उसने हिसल को यकीन दिलाया। हिसल ने अपने हाथ उसके हाथों से फ़ौरन निकाल लिए। उसकी आंखें लाल अंगारा हो गई थी। कुछ नहीं हुआ? मेरा तमाशा लगा कर कहते हैं कुछ नहीं हुआ? आप मुझे किसी दूसरे के कहने पर तलाक देने वाले थे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। बालाजी ने सिर्फ सीने में ज़ोर से भींचा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक भी नहीं। तुम मेरी बीवी थी, मेरी बीवी, और तुम मेरी बीवी रहोगी। हिजल ने अपना चेहरा पीछे किया, अपनी सुर्ख आंखें उठाकर उसे अजियत से देखा। जब वो लड़की इतने सालों से आपसे मंसूब थी तो क्यों किया मुझसे निकाह? आप तो पहले से किसी और के थे। और बालाज पहुंचा कर रह गया। हिजल ने उससे दूर होने की कोशिश की, मगर बुरी तरह नाकाम रही। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? मैं तो जानता भी नहीं था इस बारे में, और मेरे लिए फजूल रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुमसे शुरू होकर तुम पर ख़त्म होती है। तुम ही पहली हो, तुम ही आखिरी। हिजल को जो तकलीफ़ आज मिली थी, इस पर कोई भी लफ्ज़ मरहम की तरह काम ना किया। दूर रहे मुझसे, आपके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। मगर भूल गए इस हवेली का दस्तूर, जब बचपन में एक बार रिश्ते बन जाएं वो टूटा नहीं करते और हमारे पाँव की बेड़ियाँ बन जाते हैं। बालाज ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर झटका दिया। हिजल, होश में आओ, मैं कह रहा हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये तकियाना से सोच से बाहर निकलो। इस तरह रिश्ते नहीं बनते। तुम मेरी बीवी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर। हिजल के आंसू आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नहीं, रिश्ते इसी तरह बनते हैं। अजलाम लाला और गुड़िया आपी का रिश्ता भी तो इसी तरह बना था ना। बालाज को उसकी अकल पर अफसोस हुआ। हिजल, उनका निकाह हुआ था, और निकाह मुकम्मल चीज़ है। वो मियाँ बीवी हैं, इसलिए कोई इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। मगर मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा था। ऐसे मुँह ज़बानी बातों से रिश्ते नहीं बनते। हिजल हिचकियों के दौरान बहुत मुश्किल से बोल पाई। आप सिर्फ मेरे नहीं हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कोई दूसरी लड़की सालों से आपको अपने दिल में बसा कर बैठी है। मैं नहीं बांट सकती आपको किसी के साथ। समझ क्यों नहीं आती आपको? मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। आपके नाम के साथ मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की का नाम जोड़ा जा रहा है। इसकी हालत किसी अधमरे शख्स या किसी पागल सी हो गई थी। उसकी आंखें तकलीफ़ की ज़्यादती से सुर्ख छिलका रही थीं। रोने की वजह से सारा चेहरा सुर्ख हो गया था, जिसने उसके हुस्न में दुगना इजाफा कर दिया था। बालाश ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, नरमी से आहिस्ता आवाज़ में कहते उसने हिजल को अपने सीने से बहुत ज़ोर से लगाया कि हिजल ने उसकी दिल की धड़कन अपने कानों से सुनी। तो चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी कि बालाश सिर्फ हिजल शाह का है। वो नरमी से उसकी कमर पर हाथ फेरकर उसे रिलैक्स करता रहा, और वो आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होने लगी। उसके सीने से लगकर तकलीफ़ और गम गायब होने लगे। काफ़ी देर बाद जाकर उसका रोना कुछ कम हुआ तो बालाज ने उसका चेहरा सामने करते उसके माथे पर लब रखे। हिजल ने आंखें बंद किए, सुकून महसूस किया। वो आंखें बंद की अपने दोनों हाथों से बालाज के गिर्द हिसार बनाए बैठी रही, और बालाज उसके चेहरे पर अपने लबों से मरहम लगाने लगा। कमरे की खामोशी में बस दोनों की सांसों की आवाज़ थी। कुछ देर बाद बालाज ने अपना चेहरा ऊपर किया और उसे दोबारा अपने सीने से लगा लिया, और वो आंखें बंद करती उसके सीने से लिपटी नींद में उतर गई। बालाज ने उसे बेड पर सीधा करते लिटाया और उसके सराहने बैठे उसके बालों में उंगलियां फेरता बस उसके चेहरे को देखने लगा। वो दोनों इस वक्त दूसरे फ्लोर के लाउंज में बैठे थे और हाला मुसलसल रोई जा रही थी। आलम ने पानी का गिलास उसके सामने किया। पानी पियो हाला, आलम ने कुछ नरमी से कहा। कि हाला ने गिलास पकड़कर पानी के चंद घूंट भरे। उसकी सिसकियाँ अब भी जारी थीं। हाला, रोना तो बंद करो, क्यों रो रही हो? आलम ने नहायत ही नरम लहजे में सवाल पूछा। हाला ने अपनी
काली आंखें उठाकर उसे देखा। इन आंखों में क्या कुछ नहीं था। आलम कुछ लम्हे उसकी आंखों में खोता साकत रह गया। मुझे शादी नहीं करनी। उसकी आवाज़ से आलम का सकता टूटा। वो इसके पास कुछ फासले पर बैठा था। कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं हूँ ना। और हाला का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो 21 साल की भी नहीं हुई। अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। उसकी भीगी आंखें क़यामत खेज़ हुस्न में लिपटी थीं। आलम ना महसूस अंदाज में इसकी आंखों से नजरें चुराईं। हाँ तो पढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हाला ने नफ़ी में सिर हिलाया। नहीं, मैं जानती हूँ अम्मा मुझे बलि का बकरा बना देंगी। उन्हें सिर्फ अपने मरहूम भाई की फैमिली से रिश्तेदारी इस्तवार करनी है। मुझे नहीं करनी इस इंसान से शादी। वो दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो पड़ी। आलम के दिल में तकलीफ़ हुई। वो कुछ इसके करीब हुआ और नरमी से उसका सर थपथपाया। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? आलम के मजबूत लहजे में कहे गए अल्फाज से हाला थम गई। उसके आंसू भी थम गए। उसने कुछ हैरत से चेहरा उठाए आलम की खूबसूरत सुरमई आंखों में एक मान और यकीन देखा। फिर उसने अपने सर को हाँ में हिलते महसूस किया। फिर उसने आलम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखी। सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा था और वो तो बस उसके हसीन चेहरे में खो गई। ये वो वक्त था जब हाला शाह का दिल बीमार पड़ गया। उससे मोहब्बत हो गई थी और ये बात वो जान गई थी। बस फिर अब बिल्कुल भी रोना नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम बेफिक्र हो जाओ। और हाला के दिल में फूल खिल उठे। उसने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए। आलम कुछ देर उसे देखता रहा। अब वो कुछ पुरसकून लग रही थी। फिर उठकर नीचे चला गया। अलीना बेगम ने बहुत कोशिश की मगर आलिया बेगम की एक ही रट के हाला का रिश्ता लेकर जाऊंगी। मशल कुछ खामोशी से ये तमाशा देख रही थी। भाभी मैं कह रही हूँ कि जब रिश्ते करेंगे तब देख लेंगे। अभी बच्ची पढ़ रही है। अलीना बेगम ने तहम्मुल से बात संभालनी चाहिए। वो तो लड़ाका औरतों की तरह उठ खड़ी हुई। आय हाय, मैं तो यही कह रही हूँ कि अब वापस गांव आ गए हैं, बच्ची का रिश्ता तो पक्का करूँ। मैं कुछ अर्सा इंतज़ार कर लूँगी मगर मुझे रिश्ता चाहिए। वो तो लकीर की फ़कीर थी। हम कोई रिश्ता नहीं देंगे। हाला ये शादी नहीं करना चाहती। आलम की संजीदा और ऊंची आवाज़ लाउंज में गूंजी। सबके चेहरे उस तरफ मुड़े। आले बेगम के तो अंदर बाहर आग लग गई थी। सारा की नज़र कभी शावेज पर जा रही थी तो कभी आलम पर। फराज के अलावा ये दोनों भी बहुत खूबसूरत थे। वो तो पुरसुकून बैठ गई। फराज को छोड़ो, दूसरा भी चलेगा। मशल के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। इससे बहुत अच्छा लग रहा था कि हवेली के सारे लड़के किस तरह अपनी औरतों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बस बहुत हो गया, तुम दोनों उठो, क्या तमाशा देख रहे हो? वो एक झटके से अपना बैग पकड़कर इन दोनों पर चीखी। अलीना बेगम तो पहुंचा कर रह गई। भाभी मेरी बात तो सुने। वो दोनों बच्चे फ़ौरन उठ खड़े हुए। अब कुछ नहीं रह गया कहने को सुनने को। अब हमारी रिश्तेदारी तभी सवार होगी जब तुम मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दोगी। अलीना बेगम रोकती रह गई मगर वो तो चले गए। मशल ने पुरसुकून सांस ली। क्या मुसीबत थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसी पागल और जाहिल औरत नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। शावेज भी इसके पास आकर खड़ा हुआ। लो आज देख ली। दूसरी तरफ आलम खड़ा हुआ। वो तीनों कुछ पल एक दूसरे को देख कर रह गए। फिर खाली लाउंज में इन तीनों बहन भाइयों की हंसी गूंज उठी। वो हंस रहे थे और अमीना बेगम सारी परेशानियां छोड़कर मुस्कुरा उठी। हवेली में एक अजीब तनाव का माहौल आ गया था। अजलाम असर के बाद हवेली में दाखिल हुआ। सारी हवेली सुनसान थी। इससे कुछ हैरत हुई। इतनी खामोशी देखकर वो कुछ उलझन का शिकार हुआ मगर फिर अपना महमूद समझकर ऊपर कमरे की जानिब चल दिया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो कुछ बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। अजलाम ने मोबाइल, गाड़ी की चाबियाँ और वॉलेट बेड साइड टेबल पर रखा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो पलटी। वो एक अदा से उसके बाल कमर पर साया फगन हुए। अजलाम शाह ने बहुत दिलचस्पी से ये मंजर देखा। क्रीम कलर की फ़्रॉक पहने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो तो थी ही इतनी खूबसूरत कि हर रंग इस पर पहनने ही खिल उठता था। वो मोहब्बत से चलता उसकी जानी पड़ा। मशल ने सरता पैर उसका जायज़ा लिया। डार्क ब्लू जीन्स के ऊपर ऑफ वाइट टी शर्ट में हमेशा की तरह हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। सर पर काले बाल जो सब नफासत से सेट किए थे अब कुछ बिखरे हुए थे। हल्की बियर्ड और उसकी मखरूर नाक बिलाशुबह इस हवेली में मौजूद तमाम लड़कों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। मगर जो चीज़ इसे सबसे अलग और मुनफरिद बनाती थी वो थी इसकी ओशन ब्लू आँखें। वो मुस्कुराकर मशल के पास आया। फिर नरमी से उसकी कमर में हाथ डालकर अपने नज़दीक किया और मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मशल तो बस इसके डिम्पल्स को दीवानगी से तकती रह गई। वो बहुत खूबसूरत थे। गुड आफ्टरनून डियर वाइफ। असलाम की खूबसूरत आवाज़ से वह होश में आई। हल्का सा मुस्कुराई। उसे देखकर आज दोपहर में जो मूड पर छाई कल्फत थी सारी दूर हो गई। अगर इस शख्स का साथ और मौजूदगी का सुकून देती थी तो हाँ, ये शख्स मशल का सुकून था। वो खुलकर मुस्कुराई। इस्लाम इस मंजर को महबूब से देखता रह गया। और क्या क्या आज सारा दिन? वो इसके दिन का हाल अहवाल पूछने लगा। मछली की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरा कुछ संजीदा हुआ। आज तो पूछे मत, इस हवेली में क्या तमाशा लगा। वो कुछ संजीदा हुई। इस्लाम की मुस्कुराहट गायब हुई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? इसके बाद मशल कमरे में चक्कर काटती उसे सारी बात बताई।
और वो सोफे पर बैठा बस इसे बोलते चलते और इसके गुस्से से टिमटिमाते लाल चेहरे को देखता रहा। तौबा, इतनी जाहिल औरत ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ने पहुंच गई। और हिसल की तबीयत भी ख़राब हो गई। वो तब से सोई बुखार में तप रही है। हिसल के बाद उन्होंने हालांकि जान आज़ाब कर दी तो वो तब से खुद को कमरे में बंद किए बैठी है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों से रिश्तेदारी रखने का मकसद क्या है जिनमें कोई अक्ल और शऊर ही ना हो। अजराम सोफे से उठकर उसके पास आया और उससे दोनों कंधों से पकड़ा। बस मेरी शेरनी, रिलैक्स हो जाओ। और वो 2 पल के तवक्कुफ के बाद खिलखिला कर हंस पड़ी। ऐसे ऐसा देखकर इस्लाम खुलकर मुस्कुराया, मगर जानो उसकी हंसी रुकी। वो दोबारा कुछ संजीदा हुई। इस औरत ने आपकी बीवी की इंसल्ट की है। वो अचानक इस्लाम पर बरसी कि वह कुछ उलझा। अच्छा, इस औरत ने ऐसा क्या कहा मेरी बीवी को? मेरी बीवी पर जोर दिया और नरमी से उसके बाल कान के पीछे किए। मुझे कहने लगी कि तुम होती कौन हो, बड़ों के दरमियान बोलने वाली, बच्ची हो बच्ची रहो। मशल ने गुस्से से इस्लाम को घूर कर चबा चबा कर एक लफ्ज़ अदा किया और इस्लाम का कहका बेसाख्ता था। मशल ने उसे ज़बरदस्त किस्म की घूरी से नवाजा। मैंने अच्छे से बताया कि मैं इस हवेली की सबसे बड़ी बेटी और सबसे बड़ी बहू हूँ। इस्लाम ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। हंस क्यों रहे हैं? वो आपकी बीवी को बातें सुना कर गई और आपके दांत निकल रहे हैं। उसने गुस्से से इस्लाम को गिरेबान से पकड़ा। ये जुर्रत सिर्फ मशल शाह ही कर सकती थी। हाँ, मुझे तो तुम्हारा क्यूट फेस देखकर हंसी आई। और तुम हो ना इनको जवाब देने के लिए, अपनी ज़ुबान के जौहर दिखाया करो। अगर कुछ हुआ तो मैं हूँ ना तुम्हारे पीछे खड़ा सब संभालने के लिए। और मशल का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसके तने असाब ढीले हुए। उसने नरमी से इस्लाम की शर्ट छोड़ी, फिर अपने हाथों से शर्ट ठीक करने लगी। गुड। मुस्कुराहट के साथ उसका गाल थपथपा कर कहती वो चंद कदम पीछे हुई, फिर ड्रेसिंग रूम में चली गई। इस्लाम की मुस्कुराती आंखें समेट सिमटी और उनमें वहशत नमदार हुई। उसे इतना गुस्सा आया कि हद नहीं। उस औरत की हिम्मत कैसे हुई इस्लाम शाह की बीवी के साथ मिसबिहेव करने की। लेकिन अगर वो इस वक्त वहाँ होता तो इस औरत का मुंह तोड़ने से भी पीछे न रहता। वो जानता था उसकी बीवी आम लड़कियों की तरह खामोशी से बातें सुनने वालों में से नहीं है। वो हर गलत बात का जवाब लोगों को इनके मुंह पर देती है। इस्लाम ने एक नज़र उसे देखा, जो अपना मोबाइल पकड़े बेड पर बैठी यकीनन फरियाल से बात कर रही थी। वो सारे ख्यालात झटक कर फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। हवेली में रात उतर आई थी, मगर अब तक वो तीनों अपने कमरों में घुसी बैठी थीं। इस वक्त इस्लाम और मशल हिसल के कमरे में मौजूद थे। वो बेड पर लेटी बुखार की वजह से कुछ कमज़ोरी हो गई थी। मशल उसके पास बैठी उसका सर अपने कंधे पर टिका रखा था और इस्लाम उसके पाँव की तरफ बैठा था। बुखार की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। इस्लाम ने एक नज़र उसके मुरझाए चेहरे को देखा। अपनी लाडली बहन की हालत देखकर उसका दिल दुखा था। हेज़ल, इस्लाम ने नरमी से उसे पुकारा। उसकी आंखों से अनमोल मोती बहते गालों पर फिसल रहे थे। आपको पता है एक औरत के पास बहुत सब्र होता है, मगर वो अपना शौहर बांट नहीं सकती। उसने दोनों हाथ चेहरे पर रखे हिचकियों का गला घोंटा। मुशर्चा के अंदर तक वो अल्फाज गर्म शीशे की तरह उतर कर उसे जला गए। लाला, आप कभी एक औरत की तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकते। और इस्लाम शाह का दिल लहूलुहान हुआ था। जानते हैं, जब आप ही ने मुझे यह बताया कि वो अपने शौहर की दूसरी बीवी हैं, तब मुझे सिर्फ दुख हुआ था, मगर आज मैं अपनी बहन की तरह तकलीफ़ में जल रही हूँ। और इस्लाम शाह की आंखों में ज़ख्मी किरचियाँ चुभकर इसे लहूलुहान कर गईं। असल मेरी जान, बालाज भाई को तुमसे कोई नहीं छीनेगा, हम हैं ना। कोई तुम्हें इनसे जुदा नहीं कर सकता। मशल ने कुछ नरमी से कहते हुए बात का रुख बदला। हेज़ल उसके सीने से लग गई। आप ही अगर ये बात जिरगे तक चली गई तो वो लोग मुझे इनसे दूर कर देंगे। वो लोग मेरे शौहर को मुझसे छीन लेंगे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। अगर उन्होंने मुझे ना भी छोड़ा तो वो इनकी दूसरी शादी करवा देंगे। मैं मर जाऊंगी आप ही। उसके सिसकियाँ मशल शाह की जान को आ रही थी। उसकी अपनी आंखें भीग गईं। असलाम उसके पास हुआ, फिर नरमी से उसका चेहरा साफ किया। कोई भी जिरगा मेरी बहन की ज़िंदगी का फैसला नहीं करेगा, और बादशाह सिर्फ तुम्हारा है। ये तुम्हारा भाई तुम्हें ज़ुबान देता है। इसलिए कुछ पल उसे ज़ख्मी आंखों के साथ देखती रह गई, फिर वो नफ़ी में सिर हिला गई। आपने तो एक ज़ुबान पहले भी दी थी। और कोई पहाड़ था जो इस्लाम शाह पर गिरा। किसी ने इसे ऊंचाई से खाई में फेंका था। इसका दिल टुकड़ों में टूटा। मुझे आप पर यकीन नहीं। वो बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाई। मोशे ने कुछ हैरत और उलझन से इन दोनों को देखा, और इनकी बात का मतलब हरगिज़ न समझ सकी। वो दोबारा रोने लगी। इतने में दरवाजे से बालाच नमूदार हुआ। मशल की नज़र बालाच पर गई तो वो नामहसूस अंदाज में बेड से उठी। इस वक्त अगर हिजल को कोई हैंडल कर सकता था तो वो सिर्फ बादशाह ही था। इस्लाम तो कहीं खो गया था। मशल ने उसका कंधा हिलाया तो वो होश में आया। फिर वो खाली जहन के साथ उठा और वो दोनों बिना कुछ कहे आगे पीछे बाहर निकल गए। बालाज कदम कदम चलता बेड तक आया, फिर उसके पास बैठ गया। हिजल अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो रही थी। बालाज का दिल चाहा सब कुछ तबाह कर दे, हर चीज़ छोड़कर सिर्फ इसे अपने सीने में छुपा ले। बालाज उसके कुछ पास हुआ, फिर उसे नहायत नरमी और मोहब्बत से अपने सीने से लगा लिया, और उसके लोन की महक उसे हिजल की आंसू थम गए। उसने कुछ हैरत से चेहरा
اٹھا کر دیکھا، اس کے پاس ابھی کچھ دیر پہلے مشعل اور اسلام بیٹھے تھے۔ بالاج کب آیا؟ اس نے آس پاس دیکھا تو وہ دونوں غائب تھے۔ میں منع کر کے گیا تھا نا، پھر دوبارہ کیوں رو رہی ہو؟ اور ہیزل کے تھمے آنسو پھر بہہ نکلے۔ آپ دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ اور بالاج پہنچا کر رہ گیا۔ وہ آنکھوں میں ایک مان اور امید کی کرن لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیزل مقناطیسی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر بالاج کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ کبھی نہیں۔ اس نے صرف 2 لفظ ادا کیے اور ہیزل کا سارا وجود پرسکون ہو گیا۔ وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ بالاج نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ یقیناً وہ اسے پرسکون کر چکا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ مشعل کچھ الجھتی ہوئی کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اسلام کہیں کھویا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ یہ ہیزل کس یقینی اور زبان کی بات کہہ رہی تھی؟ مشعل شاہ کی سنجیدہ آواز سے وہ ہوش میں آیا اور خالی نگاہوں سے مشعل کو دیکھا۔ ہاں ہاں کچھ نہیں۔ وہ نگاہیں چرا گیا۔ مشعل کی سکین ہوتی نظریں اس کے آر پار ہو رہی تھیں۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اسلام شاہ کے چہرے پر خوف نمودار ہوا۔ وہ شدید مضطرب ہوا۔ میں کیوں کچھ چھپاؤں گا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ماتھے پر آیا پسینہ پہنچ کر صاف کیا۔ مشعل نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، دوسری ہاتھوں پر۔ کوئی چیز تھی جس نے اسلام کو بے سکون کیا تھا۔ اگر کوئی بات ہے تو بتا دیں۔ اسلام نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں تو کوئی بات نہیں۔ مشعل کا دل خوف سے گھبرایا تھا۔ اچھا میں آپ کو ایک موقع دے رہی ہوں، اگر کوئی بات ہے تو بتا دیں، ورنہ مجھے بعد میں پتہ چلی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں آپ پر صرف ایک بار بھروسہ کر رہی ہوں، اگلی بار نہیں کروں گی۔ میں نے آج تک اپنے خاندان میں کسی فرد کو بھی معاف نہیں کیا سوائے آپ کے، مگر اب اگر آپ نے میرا بھروسہ توڑا تو ہمارے راستے اسی دن الگ ہو جائیں گے۔ یہ مشعل شاہ آپ کو زبان دیتی ہے۔ اس نے نہایت سنجیدہ لہجے میں ایک لفظ ادا کرتے اسلام شاہ کے دل کی دھڑکن روک دی۔ اسلام شاہ ساکت رہ گیا۔ اس کا دل مٹھی میں دبوچا گیا تھا۔ اس کا سانس آنا رک گیا تھا۔ وہ کچھ پل اس کے جھکے سر کو دیکھتی رہی، پھر اٹھی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ دماغ خالی ہو گیا تھا۔ وہ مشعل کی بات بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اسے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہ سر تک کمفرٹر اوڑھے سو رہی تھی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ ابھی تک وہ اپنی پہلی خطاؤں کی سزا برداشت کر رہا تھا۔ اگر ایک اور غلطی سامنے آ گئی تو وہ ان کے رشتے میں درار ڈال دے گی۔ ان کا رشتہ پہلے کی طرح مضبوط نہیں رہا تھا۔ بظاہر تو وہ دونوں ٹھیک تھے، مگر ان کے درمیان بہت زیادہ دوریاں آ گئی تھیں، اور یہ دوریاں اسلام شاہ کی سزا تھیں۔ اگر اس کمزور رشتے کو ہوا کا جھونکا بھی لگا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسلام شاہ چاہ کر بھی اپنے دل کی بات کسی سے بھی بانٹ سکتا تھا تو وہ کس کیفیت کا شکار ہے؟ دل تو چاہ رہا تھا کہ ساری حویلی کو آگ لگا دے۔ وہ آدھی رات یہی اس کے قدموں کے پاس بیٹھا مختلف سوچوں کا شکار تھا، پھر اپنے سن جسم کو حرکت دی اور اٹھ کر بیڈ کی جانب آ کر لیٹا اور آنکھیں بند کیے انہیں سکون دینے کی کوشش کرتا چند منٹ بعد نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اگلی صبح حویلی میں کافی سناٹا تھا۔ ہیزل کا بخار اب اتر گیا تھا۔ ناشتہ سوگواریت میں ہوا۔ سب کو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ اسلام تو صبح سویرے اس کے ہوتے ہوئے کسی ضروری کام سے نکل گیا تھا۔ وہ دوسرے فلور کے لانچ میں چائے کے کپ ٹرے میں لے آئی۔ وہ تینوں کچھ سنجیدہ یہاں بیٹھے تھے۔ آج وہ سب حویلی میں ہی تھے، کوئی بھی اپنے کام پر نہیں گیا تھا۔ مشعل نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور ایک نظر ان تینوں کے سنجیدہ چہروں پر ڈالی۔ مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ تینوں فوراً اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ شبیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ تینوں کل ہوئے واقعے سے کافی پریشان ہیں، نہ ہی انہوں نے کھانا ٹھیک سے کھایا، تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کو لے کر کہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ ان کا موڈ کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور شاپنگ کرنے کے لیے لنچ باہر سے کر لیں گے۔ مشعل کی سنجیدہ آواز پر عالم اور شبیہ کے سر بے ساختہ ہاں میں ہلے۔ ہاں، کھانے اور شاپنگ کی تو وہ تینوں دیوانی ہیں، اس طرح ان کا دھیان بڑھ جائے گا۔ شبیہ کی بات پر مشعل نے ہاں میں سر ہلایا، مگر بالاج کے چہرے پر یکایک خوف نمودار ہوا تھا۔ ہاں ہم لوگ شاپنگ کر لیں گے اور آپ ہیزل کے ساتھ لنچ کر لیجیے گا۔ اس ماحول سے نکل کر کچھ ٹائم آپ کے ساتھ گزارے گی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ مشعل اس کے مشورے پر بالاج کے دل بھی ہاں بول اٹھا۔ اس نے سارے برے خیال ذہن سے جھٹک کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ جاری ہے۔